नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और मे सीरीज का आगाज। हालत खराब मार्केट की, सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव से बाजार में तेज बिकवाली। निफ्टी करीब 300 पॉइंट गिरकर 24,000 के नीचे आया। बैंक निफ्टी में 750 पॉइंट का दबाव। मिड कैप और स्मॉल कैप से 2% से ज्यादा की तगड़ी बिकवाली। इंडिया विक्स 5% से ज्यादा चढ़ा। कैपिटल गुड्स, पीएसयूज, मेटल और रियल्टी कंपनियों में सबसे ज्यादा बिकवाली। 2% फिसले चारों इंडेक्स। हालांकि चुनिंदा आईटी शेयरों में दिख रही है थोड़ी खरीदारी। अच्छे नतीजों के बावजूद एक्सिस बैंक में मुनाफा वसूली। शेयर करीब 4.5% टूटकर निफ्टी का टॉप लूजर। वहीं सुस्त नतीजों से सायंत करीब 6% गिरकर वायदा का बड़ा लूजर। साथ ही कमजोर रिजल्ट के बाद एसबीआई, कार्ड्स और एलएनटी के शेयर 6% कमजोर। एसबीआई लाइफ के अच्छे नतीजों से चुनिंदा इंश्योरेंस में जोश। एसबीआई लाइफ 4% से ज्यादा चढ़कर निफ्टी और वायदा का टॉप गेनर। साथ ही चौथी तिमाही में एपीई उम्मीद से बेहतर। आ जाएंगे रिलायंस, मारुति और श्रीराम फाइनेंस के चौथी तिमाही के नतीजे। 7 से 8% बढ़ सकता है मारुति का रेवेन्यू, हालांकि मार्जिन पर दिख सकता है दबाव। साथ ही चोला, एलटीएफ समेत वायदा की 7 कंपनियों की नतीजों पर भी रहेगी नजर। भारत और पाक के बीच बढ़ा तनाव। पाकिस्तान ने एलओसी पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई। इधर आज कश्मीर के दौरे पर पहुंचे सेना प्रमुख। मे सीरीज की आगाज अच्छी नहीं हुई है। मार्केट में दबाव देखने को मिल रहा है। देखिए, 218 अंकों की फिलहाल अभी निफ्टी में गिरावट। हालांकि निचले स्तरों से थोड़ी तो रिकवरी देखने को मिली है। 24,847 तक पहुंच गया था इंट्राडे में आज, वहां से थोड़ी सी रिकवरी, लेकिन 24,027 के लेवल पर अभी कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी 635 अंकों की अभी फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। डेलो से उसने भी कोशिश की उठने की, लेकिन उतनी कामयाबी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही। मिड कैप में सबसे ज्यादा डेंट आज के सत्र में आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से गिरावट वहां पे हावी होती हुई 1100 अंकों की भारी बिकवाली। यहाँ पे करीब करीब स्मॉल कैप भी देखिए 2% से ज्यादा टूट कर रहा है कारोबार। ब्रेथ खराब आज के सेशन में, जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप में बिकवाली देखने को मिल रही है। मात्र 228 ऐसे स्टॉक्स जहां पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2314 ऐसे स्टॉक्स जहां पर दबाव और गिरावट देखने को मिल रहा है। सवाल ऐसे में कई सारे, कैसे मूड माहौल में कैसे अप्रोच करें मार्केट को, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है निर्मल बंके, नीरव छेड़ा जी। बहुत स्वागत है सर आपका सीएनबीसी आवाज पर। गुड आफ्टरनून। क्या स्ट्रैटेजी अब अपनाएं, क्या वजह है? एक तो भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव देखने को मिल रहा है, वीकेंड सामने है, क्या डेवलपमेंट्स होंगे उसको लेकर सेंटिमेंट कहीं ना कहीं खराब दिख रहे हैं। इसके अलावा एक और वजह यह भी बताई जा रही है कि लगातार हमने देखा 8 सत्रों में से 7 सत्र अच्छे रहे बाजार के लिहाज से, तो ये लाजमी था थकना। साथ ही टेंशन ने कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट किया है। ऐसे में क्या अप्रोच रहेगी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की? यस, गुड आफ्टरनून श्रेया जी। सही कहा आपने। देखिए, वीकेंड है और जो हिसाब से अभी तनाव का माहौल है, एक रिस्क ऑफ काइंड ऑफ अ सिनेरियो है जहां पे ट्रेडर्स को ओवरनाइट पोजीशन लेके नहीं जानी है। 2 दिन निकालने हैं, उसके बाद मंडे को खुलेगा बाजार। सो यू डोंट नो व्हाट विल हैपन ऑन सैटरडे एंड संडे। सो इसीलिए हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत पोजीशंस कट रहा है। अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करें तो इम्पोर्टेंट लेवल से नीचे आए हैं। 24,500 पे अच्छा खासा बिल्टअप है कॉल साइड पे निफ्टी में, और उसके कारण से थोड़ा वहां पे भी तनाव सेलिंग आई है। बैंक निफ्टी में अगेन 55,200 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, वहां से बैंक निफ्टी भी नीचे आया है। बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाइस बनाया है। आपने भी सही कहा, 7-8 दिन में कंटिन्यूस अपसाइड था, तो उसका भी सेलिंग है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट 1-2 दिन का कंसोलिडेशन होगा या थोड़ा बहुत सेलिंग आएगा, ऐसा लग रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल्स टू वॉच आउट फॉर इन निफ्टी इज 23,800, बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल है।
एक बार वो अगर टूट जाता है उसके बाद सेल ऑफ बढ़ सकता है, मगर पॉसिबली यहाँ से 23,800 छू के वापस एक बाउंस बैक कर सकता है। फॉर बैंक निफ्टी 54,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल टाइम हाइस ब्रेक 54,000 के ऊपर हुए हैं, सो वो रीटेस्ट कर सकता है, तो वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर उसके नीचे जाते हैं तो बैंक निफ्टी में भी दबाव बढ़ सकता है। अभी के लिए देखिए, ट्रेडिंग लिहाज से जस्ट वेट एंड वॉच अप्रोच है, और इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास आता है तब जाके थोड़ा बहुत ट्रेडिंग में एक बाउंस के लिए ट्रेड कर सकते हैं, अभी के लिए कुछ नहीं। वी अवॉइड है वेट एंड वॉच की सलाह जिस तरीके से वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है मार्केट में। स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ऐसे मूड माहौल में कोई ट्रेड पिक की है नीरव जी आपने, सेल साइड की या बाई साइड की, कहीं कोई गुंजाइश? या तो देखिए, ये जो बाजार है इसमें आपको दोनों सेल और बाय दोनों ही करके जाना है, क्योंकि कौन से साइड पे मंडे को खुलेगा वो हमें पता नहीं है। तो बाय साइड में एक सेल है मेटल्स में, मुझे लग रहा है कि रोलोवर्स काफी बढ़िया हुए हैं, तो पॉसिबल के मेटल्स यहाँ से अच्छा चल सकते हैं। तो सेल यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं, स्लो एंड स्टेडी काउंटर है, पॉसिबली यहाँ से 125 तक जा सकता है, तो 125 के टारगेट के साथ में बाइंग करें। 110 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। और दूसरा जो काउंटर है वो मुथूट फाइनेंस है, उसमें सेल है। देखिए, ये एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा था, मगर इम्पोर्टेंटली अब वो वायलेट किया है ये स्टॉक ने। एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 2150 का, जो ब्रेकडाउन हुआ है। पॉसिबली यहाँ से और सेलिंग आ सकती है स्टॉक में, वॉल्यूम भी काफी ज्यादा है हायर लेवल्स पे। तो ये एक स्टॉक है आप जो बिकवाली करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2170 का, नीचे में 2020 ये आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये दो ट्रेड्स नीरव जी की तरफ से आई, एक सेल साइड की ट्रेड, दूसरी बाई साइड की ट्रेड। बाई उन्होंने सेल स्टील अथॉरिटी में सुझाई है, 125 तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको ध्यान रखना होगा, 110 का लगाना होगा। साथ ही सेल साइड की ट्रेड मुथूट फाइनेंस में बिकवाली की राय, नीचे का टारगेट आप 2020 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हालांकि आप ध्यान रखिए 2170 का लगाना है। चलिए आप मिड कैप लूजर्स और गेनर्स की बात करते हैं। कौन से स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिल रहे हैं, सही साथ ही कौन से स्टॉक्स फिलहाल गिरकर कर रहे हैं कारोबार? देखिए, रियल्टी शेयरों में भारी बिकवाले आज के सत्र में। डीएलएफ देखिए लगभग 3.25% के करीब गिर के चल रहा है। ओबरॉय रियल्टी में मुनाफा वसूली 0.25% के करीब गिरावट। शोभा टूट गया 3%, प्रेस्टीज स्टेट्स में भी 2.5% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे फार्मा शेयरों में का भी हाल बुरा। बायोकॉन ग्रैन्यूल्स लगभग 4% के करीब टूटा है। अनंत राज और यहाँ पे देखिए, माफ कीजिएगा, जनता फार्मा देखिए 4% के करीब, और ग्लेनमार्क फार्मा भी 4% के करीब यहाँ पे गिरावट का शिकार होता हुआ नजर आया। मेटल शेयरों में भी कमजोरी है। एनएमडीसी स्टील, हिंदुस्तान कॉपर 4%, हिंजिक 3%, और सेल में देखिए लगभग 2% के करीब गिरावट देखने को मिल रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल का भी हाल बुरा है। यहाँ पे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 5.5% लुढ़का, ब्लू स्टार में मुनाफा वसूली 5.5%, क्रोमटम लगभग 3.25% के करीब यहाँ पे डेंट पड़ता नजर आया। वोल्टास में मुनाफा वसूली 3.25% के करीब आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल पीएसयू बैंक्स भी पेन में है आज। सेंट्रल बैंक देख लीजिए, यूको बैंक 2.25%, 2.5% के करीब गिरावट। यूनियन बैंक देखिए 1.5%, और आईओबी लगभग 2.5% से ज्यादा गिरकर कर रहा है कारोबार। लेकिन कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जहां पर इस मूड माहौल में भी खरीदारी होती हुई नजर आई। कुछ आईटी पैक से आपको स्टॉक्स दिखेंगे, जैसे कि एम्फेसिस, पर्सिस्टेंट सिस्टम, यहाँ पे एम्फेसिस 3% से ज्यादा चढ़ गया, पर्सिस्टेंट भी लगभग 2.5% के करीब चढ़ता हुआ नजर आया। कोफोर्ज भी 2% के करीब यहाँ पे खरीदारी, और मैक्स फाइनेंशियल में भी लगभग 1% के करीब यहाँ पे देखने को मिल रही है हमें तेजी। लेकिन गिरने वाले कौन से स्टॉक्स हैं मिड कैप स्पेस से? आप देखिए, सबसे ज्यादा टूटा है मोतीलाल ओसवाल, 6.5% की तगड़ी यहाँ पे बिकवाली होती हुई नजर आई है। एसबीआई कार्ड लुढ़क गया 5.5%, वोडाफोन आइडिया 4.25% करीब, और एनएमडीसी स्टील में भी 4% की, एनएमडीसी में भी 4% की करीब गिरावट हमें देखने को मिल रही है फिलहाल। अब देखिए, बाजार की नजर आने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज की क्वार्टर फोर नतीजों पर है। क्या है नतीजों का अनुमान, ये बताने के लिए हमारे साथ यतिन मोता जी जुड़े हुए हैं। यतिन जी जुड़ चुके हैं क्या हमारे साथ? तो बताइए कि रिलायंस के नतीजे कैसे रह सकते हैं? देखिए, ये टाइम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट रहेगा वो स्टेबल नोट पे रहेगा। अगर हम क्यूओक्यू पोल देखें तो रेवेन्यूज़ में लगभग 1% की बढ़त आप देखेंगे। हालांकि मुनाफे में लगभग 2% का आपको डाउनटिक दिखेगा, और ब्रॉडली ये जो ग्रोथ आपको कंस्ट्रेंट दिख रहा है वो ऑयल एंड गैस सेगमेंट की वजह से दिख रहा है, O2C कारोबार की वजह से दिख रहा है, क्योंकि क्रूड में जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी थी उस हिसाब से थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रिजल्ट इस हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम रिलायंस के कंसोलिडेटेड एबिटा की बात करें
तो कहीं ना कहीं जो टेलीकॉम टैरिफ में एक बढ़ोतरी देखने को मिली है उसका सपोर्ट रहेगा। इसके अलावा जो सिक्वेंशियल सॉफ्टनेस है रिटेल कारोबार में, क्योंकि फेस्टिव सीजन पिछले क्वार्टर थी, उस हिसाब से अगर हम सिक्वेंशली देखें तो वो ऑफसेट करता हुआ दिखाई देगा जियो का टैरिफ हाइक। अगर हम जियो के एबिटा की बात करें तो यहाँ 2% का इजाफा देखने को मिलेगा, और O2C कारोबार की बात करेंगे तो GRMs आपको सिक्वेंशियल सुधरते हुए नजर पड़ेंगे लगभग $10.8 पर बैरल के आसपास। और अगर हम O2C कारोबार की बात करें तो जो लोअर गैस वॉल्यूम्स हैं उसके कारण थोड़ा बहुत नेगेटिव असर नतीजों पे देखा जाएगा। जियो की स्पेसिफिक बात करें तो रेवेन्यू में लगभग 2% का इजाफा देखने को मिलेगा, एबिटा मार्जिन लगभग स्टेबल ही रहेंगे और टैरिफ हाइक की मदद आपको मिलती हुई नजर पड़ेगी, जिसके कारण आरपू में अच्छी बढ़त आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट अगर हम Q4 के आरपू की बात करें तो लगभग 206 रुपए के आसपास एक्सपेक्टेड है, जो पिछले क्वार्टर में लगभग 203 रुपए के आसपास आता हुआ नजर पड़ा। रिटेल कारोबार का जैसे मैंने कहा सिक्वेंशली परफॉर्मेंस थोड़ा सिक्वेंशली कमजोर रहेगा, क्योंकि लास्ट क्वार्टर फेस्टिव सीजन थी, दिवाली दशहरा का हेवी फेस्टिव सीजन आपको दिख रहा था, तो Q4 इस हिसाब से लीन रहेगा। हालांकि आगे जाके जिस हिसाब से स्टोर एडिशन के प्लान है उस पर खास करके नजरें बनी रहेंगी, और जो एबिटा ग्रोथ है रिटेल कारोबार का उस पर भी पैनी नजर बनी रहेंगी। ओवरऑल एक्सपेक्ट कीजिए रिलायंस की कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस काफी स्टेबल रहने की Q4 में। नरम रह सकते हैं रिलायंस के नतीजे, हालांकि आने वाले दिनों में यहाँ पे अच्छी तेज़ी संभव हो सकती है। शुक्रिया यतिन तमाम जानकारी के लिए। लेकिन रिलायंस रिजल्ट से पहले देखिए करीब 0.11% उड़कर कारोबार कर रहे हैं। 7-7.5 के करीब रिजल्ट आएंगे रिलायंस की, देखने वाली बात होगी कैसी परफॉर्मेंस रहती है। हालांकि निचले स्रोत से थोड़ी तो रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, 1300 पे भी कर रहा है कारोबार। नीरव जी, रिलायंस कैसा लग रहा है? ये स्टॉक स्ट्रेंथ नजर आ रही है क्या चार्ट्स पे? जिनके पास नहीं है क्या वो अभी ऐड कर सकते हैं इस करंट लेवल पर? देखिए स्ट्रेंथ तो है, चार्ट में बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ है। 1200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के उभरा है और वहां से अच्छा रिवर्सल आया है। मगर आई वुड ओनली सजेस्ट कि एक कंजेशन जोन है ये स्टॉक का अराउंड 1320 से 1330, वो एक बार निकाल ले ऊपर में, उसके बाद एक बढ़िया मूव अपसाइड आ सकता है। 3 बारी 1330 1320 से ही घुमा है नीचे में, तो आई वुड ओनली सजेस्ट कि अगर आपको बाय करना है तो थोड़ा वेट करें, ब्रेकआउट 1330 का आ जाए उसके बाद आप बाइंग करें। 330 के ब्रेकआउट के बाद ही बाइंग की सलाह होगी। चलिए, रिलायंस पर एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी है, कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही करें। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आपके लिए, आपके सामने। चलिए, अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा CNBC आवाज पर। देखिए, US चीन ट्रेड वॉर के चलते एप्पल आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत शिफ्ट करने पर विचार कर रही है, और सूत्रों के मुताबिक अमेरिका में बिकने वाले सभी आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग चीन की बजाय भारत में करने की योजना है। पूरी खबर के साथ हमारे संवाददाता असीम मनचंदा मौजूद है। असीम, बताइए क्या है खबर, क्या है डिटेल्स? देखिए, सरकार भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की PLI स्कीम लेकर के आई थी। उसके बाद से भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। तो अगर मैं पिछले इसी साल की बात करूं तो हमने करीब 2 लाख करोड़ रुपए के फ़ोन एक्सपोर्ट किए हैं, उसमें से आईफोन 1.5 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट हुए, और अब 20% के आसपास का प्रोडक्शन एप्पल का अब भारत के अंदर ही हो रहा है। तो अब US और जो चाइना है उसके बीच में ट्रेड वार का फायदा भी भारत को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से जो एप्पल है वो भारत को आईफोन के एक्सपोर्ट का हब बनाने की तैयारी कर रही है। फॉक्सकॉन का एक प्लांट है, वो अगले साल अगले महीने तक वो शुरू हो जाएगा। इससे में 2 करोड़ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी इस प्लांट की है। तो 2025 तक हम करीब 4 करोड़ के आसपास का मोबाइल जो आईफोन एक्सपोर्ट है वो कर पाएंगे। और उसके साथ साथ अगर मैं 2026 की बात करूं तो ये लक्ष्य बढ़कर के 6 करोड़ आईफोन एक्सपोर्ट का हो जाएगा। तो जो US और चाइना के बीच में ट्रेड वार चल रही है उसका सीधा फायदा यहाँ पर भारत को होता हुआ नजर आ रहा है। और एप्पल जो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो चाइना के बजाय भारत के अंदर शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। तो सीधा फायदा तो भारत को होता हुआ नजर आएगा। तो क्या असीम जी, आईफोन सस्ते मिलेंगे, फिर खरीदा जा सकता है?
देखिए आईफोन सस्ते में मिलने की उम्मीद आप ना ही रखें, क्योंकि ये सारा सामान जो है यूएस के अंदर ही एक्सपोर्ट किया जाता है। अभी तक हमने 1.5 लाख के आसपास का 1.5 लाख करोड़ के आसपास के आईफोन हमने एक्सपोर्ट किए। अगर आप यूएस और इंडिया में कंपैरिजन करेंगे तो यूएस में आपको आईफोन ज्यादा सस्ता मिलेगा बजाय कि इंडिया में। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, अगर आप आईफोन 16 प्रो मैक्स लेना चाहते हैं तो आपको यूएस में इसकी कीमत 97,000 के आसपास की, इंडियन रुपीज के आसपास की मिलेगी। लेकिन अगर हम इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में यही मोबाइल आपको 1,25,000 से 1,28,000 करोड़ रुपए के आसपास मिलेगा। तो उम्मीद ये नहीं रखिए कि आपको आईफोन यहाँ पर सस्ते मिलेंगे, लेकिन उम्मीद यही रख सकते हैं कि भारत आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का हब बन करके उभरेगा। मैन्युफैक्चरिंग का हब बन के भारत उभरेगा, लेकिन सस्ती आपको आईफोन नहीं मिलेगी। तो ये जो एजम्पशन चल रहा था बाजार में, उस पर एक मोहर लगता हुआ। अब वैसे एक और चीज़ असीम जी मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए टीसीएस सरकारी कंपनी बीएसएनएल के लिए 1 लाख टावर लगाने का काम जून तक पूरा कर लेगी, ऐसे खबरें आ रहे हैं। और कंपनी ने सभी उपकरण बीएसएनएल का सप्लाई कर दिए हैं। क्या है डिटेल, इस पर भी आपसे जानना चाहूँगी मैं। देखिए बीएसएनएल ने अपने 4G नेटवर्क लगाना चाहते हैं और इसके लिए उसने टीसीएस को इसका टेंडर दिया था। टीसीएस अब उसका टेंडर को जो शर्तें हैं या जो भी इक्विपमेंट्स हैं उसको कंप्लीट करने की तैयारी कर रहा है। जून तक आपको 1 लाख टावर बीएसएनएल के पूरी तरह से लगते हुए दिखाई देंगे। ये भी बता दूं कि सारे के सारे 1 लाख टावर के इक्विपमेंट अभी तक सप्लाई भी किए जा चुके हैं। उसमें से 92,000 टावर ऑलरेडी फंक्शनल भी हो चुके हैं। सिर्फ 8,000 टावर लगाने बाकी है। उसके लिए साइट्स का अभी लोकेशन फाइनल करने का काम चल रहा है। तो वो भी अगर साइट की लोकेशन बीएसएनएल फाइनल कर देता है तो कंपनी उनको भी लगा देगी। तो 1 लाख टावर 4G के बीएसएनएल के जून तक बन करके रेडी हो जाएंगे और ये सारे टावर 5G के अंदर अपग्रेडेबल है। जो कंपनी है उसको ये भी उम्मीद है कि एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट उसका पूरा हो जाता है जून के अंदर तो इसका सेकंड फेज भी आएगा, जहां पर 50,000 से लेकर के 70,000 टावर बीएसएनएल लगाने की तैयारी कर रहा है। तो वो भी कंपनी को उम्मीद है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसी को ही मिलेगा। बीएसएनएल के लिए अच्छी खबर आते हुए शुक्रिया असीम जी तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ रुक रुक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। वेलकम बैक, आप देख रहे हो मिड कैप मंत्रा सीएनबीसी आवाज पर। मार्केट की हालात थोड़ी सुधरने की कोशिश तो लग रही है। निफ्टी ने निचले स्तरों से तो बाउंस बैक दिखाया है, जहां 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट, अब ये 128 अंकों की गिरावट हो गई है और 24,058 के लेवल पर फिलहाल कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से गिरावट, एक्सिस बैंक एक बार रखते हैं आपके स्क्रीन पर, रिजल्ट अनुमान के मुताबिक ही रहे। फ्लैट प्रॉफिट का स्ट्रीट भी एक्सपेक्ट कर रही थी, वही देखने को मिला, लेकिन बाजार को कहीं ना कहीं ये पसंद नहीं आया और डेंट आज पड़ता हुआ नजर आया, लगभग 4% के करीब। नीरव जी आप बताइए, एक्सिस बैंक एक रैली ड्यू थी, जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में हमने तेजी देखी, एक्सिस बैंक से नहीं हो पाया, लेकिन अब क्या लग रहा है, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको? अगर इनके पास नहीं है पोर्टफोलियो में तो ऐड किया जा सकता है इस लेवल पर? यस, देखिए बढ़िया रिवर्सल देखा है हमने एक्सिस बैंक में और 1130 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जिसके पास आज आया, वहां पे आता है तो वहां पे आप जरूर ऐड करें। 200 डे मूविंग एवरेज भी है वही लेवल्स पे, तो एक बार वो रीटेस्ट हो जाए तब जाके बाइंग करें। यहाँ से और 20-30 रुपये शायद नीचे जा सकता है, बट इट इज कमिंग टू अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल। तो वहां पे आए आप ऐड करिए विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 1100। उसके बाद ये स्टॉक अराउंड 1260 से 1300 के लेवल्स तक जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाकर आप थोड़ा और 10-20 रुपए आए नीचे तो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फिर वहाँ से एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है एक्सिस बैंक में। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। मारुति सुजुकी की बात कर लेते हैं। देखिए भारत की लार्जेस्ट 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरर में से एक है। रिजल्ट आ जाने हैं और रिजल्ट से पहले थोड़ा 1% के करीब गिरकर ये कर रहा है कारोबार, लेकिन रिजल्ट कैसे रह सकते हैं बताने के लिए आशीष जी हमारे साथ मौजूद है। बताइए आशीष जी, क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं आप मारुति के रिजल्ट से? निशिरा जी, मेरी उम्मीद नहीं है, तो ब्रोकर्स हैं जो उम्मीद लगा रहे थे, मैंने उनका पोल बना दिया। अच्छा, नंबर्स अंग्रेज कहते हैं स्टेबल, हिंदी में कहते हैं थके से होंगे। एक चीज तो पता है अपने को कि हर मंथ के सेल्स का अपडेट आ जाता है, तो वॉल्यूम्स पता है आपको। वॉल्यूम्स करीब साल दर साल 3.5%, हालांकि अच्छा है। ये उस समय जब ऑटो में स्लो डाउन है तो भी वॉल्यूम 3.5% का जंप है। दूसरी चीज जो नहीं पता थी वो फिर इसका मतलब आय कैसी रहेगी। आय एक्सपेक्टेड है कि 7 से 8% साल दर साल का जंप देखने को मिलेगा। हालांकि जो भी मैं आंकड़े कहने जा रहा हूं, स्ट्रीट बहुत डिवाइडेड है। ब्रोकरेजेस कुछ तो डबल डिजिट प्लस की बात कर रही हैं, 10, 11, 12% के भी आय के एक्सपेक्टेशन है, पर मोटा मोटी 7 to 8% आप एक्सपेक्ट करिए।
रेवेन्यूज में जंप। एक तो 3.5% वॉल्यूम बढ़े थे, उसका फायदा। दूसरा, जो औसतन गाड़ियों की बिक्री के प्राइसेस हैं, एवरेज सेलिंग प्राइस, वो इंच अप हुई है, इसीलिए आप देखेंगे बिक्री का आंकड़ा। मार्जिन्स 50 बेसिस पॉइंट्स गिरेंगे। अब जब एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है तो मार्जिन्स क्यों गिर रहे हैं? अब वो इसीलिए क्योंकि कच्चे माल की लागत जो है वो बढ़ रही है और इनके नए लॉन्चेस आने हैं, उसके लिए मार्केटिंग स्पेंड्स, एडवर्टीजमेंट स्पेंड्स हो रहे होंगे, इसीलिए मार्जिन्स पे थोड़ा सा दबाव होगा। मुनाफे का एक्सपेक्टेशन आपकी स्क्रीन पर रख दिया, अलग अलग ब्रोकरेजेस क्या एज्यूम करके चल रही है। फ्लैट से 2, 3, 4, 5% इस तरह का मुनाफे का आंकड़ा साल दर साल होगा। नजर कहां रहेगी? किस तरह की ऑर्डर बुक, किस तरह के इन्वेंट्री लेवल्स हैं। वो मैंने न्यू लॉन्चेस की बात करी तो ई विटारा का लॉन्च, उससे रिलेटेड क्या अपडेट्स हैं, क्या डिटेल्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये साल थोड़ा सा पेन में था ऑटो। FY26 के लिए देश की सबसे बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चरर क्या एक्सपेक्ट कर रही है, आउटलुक कैसा है, और जो डिमांड इंडस्ट्री में प्रिवेलिंग डिस्काउंट्स हैं उस पर आगे की ट्रेजेक्टरी, उसके ट्रेंड्स कैसे रहेंगे, इस पर खास नजर रखिएगा। फाइनेंशियल 2026 में डिमांड आउटलुक पे नजरें रहेंगी। रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन एक दिक्कत है फिलहाल, सब पे नजरें रहेंगी और कैसे रिजल्ट आते हैं वो दिखने वाली बात होगी। शुक्रिया आशीष जी तमाम जानकारी के लिए। नीरव जी, मारुति सुजुकी कैसे लग रहे हैं चार्ट्स पे, क्या करना चाहिए? देखिए, मारुति में आफ्टर अ बिग अप ट्रेंड एक डबल टॉप काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन बना है 13,500। देखिए, मुझे पता नहीं कि कैसे रिजल्ट आएंगे, मगर ये एक अच्छा साइन नहीं है। ऐसा लगता है कि यहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग और गहरा सकती है, जिसके कारण से ये स्टॉक नीचे में 11,000 के लेवल्स तक जा सकता है, प्रॉबेबली इवन लोअर। सो फ्रॉम अ नियर टर्म पर्सपेक्टिव मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें बाइंग ना करें, इनफैक्ट शॉर्टिंग कर सकते हैं। इसका फ्यूचर आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। 12,100 पे आप स्टॉप लॉस लगाइए, 11,000 का आपका टारगेट रहेगा। बाइंग की सलाह नहीं है लेकिन फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही, दिक्कत तो है चार्ट्स में मारुति सुजुकी के। चलिए अब ले लेते हैं खिलाड़ी अपडेट, और इस हफ्ते हमारे साथ जुड़े रहे इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज चांद्र जी, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले जी और मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री के बीच मुकाबला था। और रिजल्ट आपके सामने फिलहाल, रिटर्न कार्ड रिजल्ट 3:30 बजे अनाउंस होंगे। पंकज चांद्र जी अभी फिलहाल लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, 11.5% के करीब इनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। दूसरे पायदान पर अरुण कुमार मंत्री जी है, 8.5% से ज्यादा का रिटर्न इनका पोर्टफोलियो लैंड कर रहा है। लेकिन अमोल जी का पोर्टफोलियो थोड़ा पेन में है, नेगेटिव है, लगभग 2.25% के करीब नेगेटिव रिटर्न लैंड करता हुआ अमोल जी का पोर्टफोलियो। चलिए इस शो से इतना ही, अब नेक्स्ट शो में मुलाकात होगी, लेकिन नेक्स्ट शो में नो योर कंपनी में आज बात करेंगे हम मैक्रोटेक डेवलपर्स के ED फाइनेंस सुशील कुमार मोदी और SBI लाइफ के MD एंड CEO अमित जी से।